जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज का सेशन वेरी इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा और इसमें सारे सब्जेक्ट, चाहे एवीएस हो, चाहे साइंस हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे सीडीपी हो, सभी को इसमें, चाहे मैथ हो, सभी को इसी यूट्यूब चैनल पर सीटेट का पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। और जबकि सीडीपी लगभग कंप्लीट होने वाली है, ईवीएस वगैरह इन सब का जो मैराथन लिया जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड की जाए सबसे पहले आपके यहाँ पहुँचे। और ये चीज़ ध्यान रखना, कई सारे टीचरों से मूल्यांकन कर लेना, जांच लेना, फिर इस यूट्यूब चैनल पर आना। सबसे बेस्ट चीज़ें जो है यहाँ पर मिलेगी। कोई भी टीचर हो, लेकिन हमारे गुरु एक हैं, उनसे तो कम ही रहेंगे। बाकी दुनिया के किसी भी टीचर से मिला लेना सीडीपी में, अगर मेरे से अच्छा नंबर लेते आएंगे तो बता देना। हम भी जो है 30 में से 30 नंबर जो है सीडीपी में लेकर आए हैं। तो आप सभी लोग भी 30 में से 30 ला सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मेरा टारगेट ही है 130 प्लस जो है सीटेट में नंबर दिलाने की। तो ये टारगेट को याद रखना और इस टारगेट को हम अचीव करवा भी देंगे। तो इतना अचीव करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो जो ही आए तुरंत आप सभी के यहाँ पहुँचे। और इसमें हम लोग आज के इस टॉपिक में देखेंगे मापन, आकलन और मूल्यांकन। और यहाँ से 1 से 2 प्रश्न तो 100% श्योरली हैं, जरूर आते हैं। और आजकल जो पेपर का पैटर्न है थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है, एआई बेस्ड हुआ है। तो रट के नहीं जाना है, बल्कि समझना है। समझ के जाओगे तो सारे पेपर जो है हल कर लोगे। चलो चलते हैं, फिर देखते हैं एक एक पॉइंट को। सबसे पहले देखते हैं मापन। मापन क्या होता है, यानी मेजरमेंट। मापन नंबर के हिसाब से ही बच्चे की योग्यता निर्धारित करना ही मापन कहलाता है। यानी जो बच्चा है उसको कितना नंबर मिला, 62 नंबर, 65 नंबर, 82 नंबर, 99 नंबर, इसके आधार पर जो योग्यता निर्धारित की जाती है वही मापन कहलाती है। और यह मात्रात्मक पहलू से संबंधित होता है, यानी क्योंकि यहाँ पे मात्रा बताई जाएगी, कितना मात्रा उसको मिला है, तो ये कैसा है, मात्रात्मक पहलू से संबंधित है। नेक्स्ट है आकलन। क्या है, आकलन यानी असेसमेंट। किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया आकलन कहलाती है। मापन समझ गए, आकलन क्या है, यानी किसी चीज के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आकलन कहलाती है। यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। यानी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके दौरान जो है ये चलती रहती है। जैसे हम पढ़ाते हुए अगर हम प्रश्न पूछ ले, जानकारी पूछ ले, तो यही क्या है, आकलन है। और आकलन 2 प्रकार का होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाइए। एक होता है रचनात्मक आकलन और एक होता है योगात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, योगात्मक आकलन यानी समेटिव असेसमेंट। उसमें भी अगर हम अच्छा मानेंगे कौन सा आकलन, तो रचनात्मक आकलन होता है। रचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, पढ़ाने के दौरान किया गया आकलन ही रचनात्मक आकलन कहलाता है। जैसे हम जो है प्रश्न को यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और खड़ा करके पूछ ले, बच्चों समझ में आया कि नहीं, आकलन कितने प्रकार से है, मापन क्या होता है। तो जब ये पढ़ाते ही पढ़ाते प्रश्न को पूछा जाता है, यही जो है रचनात्मक आकलन कहलाता है। और जो रचनात्मक आकलन होता है यह बच्चों के बारे में जानने का सबसे अच्छा आकलन या तरीका है, क्योंकि तुरंत पहचान में आ जाएगा कि बच्चा समझ पा रहा है या नहीं, या बच्चा समझ रहा तो किस पॉइंट से समझ रहा है, और बच्चा नहीं समझ पा रहा तो क्यों नहीं समझ पा रहा है। अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा तुरंत उसका निदान कर दिया जाएगा, यानी उसको दोबारा बता दिया जाएगा। इसीलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट को जो है पॉजिटिव माना जाता है, धनात्मक माना जाता है। दूसरा होता है, हाँ, ये प्रश्न पूछा जाता है कि
पढ़ाते पढ़ाते जो प्रश्न को पूछ लेना कौन सा आकलन होगा, रचनात्मक आकलन होगा। अगला है योगात्मक आकलन यानी समेटिव असेसमेंट। साल के अंत में किया जाने वाला आकलन योगात्मक आकलन कहलाता है। एक कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि साल भर में जो परीक्षा होती है या बोर्ड की परीक्षा जो होती है वह कौन सा आकलन है, तो योगात्मक आकलन है। और जो है छमाही पेपर हो गया, तिमाही पेपर हो गया, ये सब किस में जाएगा, योगात्मक आकलन में जाएगा, समेटिव असेसमेंट में। इसलिए इस आकलन जो है निगेटिव भी माना जाता है। और जो साल के अंत में पेपर होता है यानी योगात्मक आकलन होता है, उस पर जैसे मैं पढ़ा के चला जाऊं, उसके बाद कमेंट करोगे तो पता नहीं मैं कब रिप्लाई दूंगा कमेंट का, तो ये क्या है, थोड़ा सा नेगेटिव होता है, क्योंकि बच्चा जो जानने के लिए उत्सुक है उसका आंसर उसे नहीं तुरंत मिल पाता है। तो ये कैसा होता है, योगात्मक आकलन। और अगर पढ़ाते पढ़ाते कमेंट चालू है तो ये होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक आकलन। और अच्छा कौन सा होता है, रचनात्मक आकलन। जबकि समेटिव असेसमेंट जो है अच्छा नहीं होता है, क्योंकि समेटिव असेसमेंट में एक बार जो कुछ भी पढ़ा दिया गया, उसमें कोई सुधार नहीं हो सकता। और जब पेपर बोर्ड का कोई देता है तो उसका 9 में या 10 में फेल हुआ तो पूरा साल गायब हो जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, निगेटिव माना जाता है। इसको बहुत ध्यान से समझना, ये जो पॉइंट है यहाँ से ही इसको जो क्वेश्चन जो है, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे पेडागोजी हो, सभी के यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये क्या होता है, तो इसको कहा जाता है सीखने का आकलन। यानी ये किस प्रकार का आकलन है, तो समेटिव असेसमेंट है। यानी हमने जो कुछ भी सीख लिया साल के अंत में पेपर ले लेना, यही क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। यानी हमने जो साल भर पढ़ा है वो कितना सीखा है ये। एक होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये क्या होता है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, यानी सीखने के लिए आकलन। जैसे एक बावर्ची है, खाना बना रहा है और नमक का टेस्ट कर रहा है, तो किस में आएगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, तो उसमें अगर नमक कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा उसी हिसाब से अपना काम कर लेगा। नमक कम रहेगा तो बढ़ा देगा, ज़्यादा रहेगा तो पानी डाल देगा। सीखने के लिए यह एक प्रकार कैसा है, रचनात्मक आकलन होता है। और एक होता है असेसमेंट एज लर्निंग यानी सेल्फ असेसमेंट। जैसे कई ग्रुप में जब बच्चे आपस में पढ़ते हैं, चल भाई तुम हमसे पूछ ले, हम तुमसे पूछ लेते हैं, वो उससे पूछ लेता है, तो जब ग्रुप डिस्कशन होता है या आपस में ही पूछते रहते हैं, यही क्या होता है, असेसमेंट एज लर्निंग। यानी पढ़ते पढ़ते जो आपस में ही क्या कर लेना, पूछ लेना। इसे कहा जाता है सीखने के रूप में आकलन यानी स्व आकलन। या खुद ही पढ़ रहे हो, फिर पहाड़ा याद किए, फिर सोच रहे देखे याद है कि नहीं, तो ये क्या है, सीखने के रूप में आकलन। एक होता है इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। किसी विषय, वस्तु, व्यक्ति आदि के गुण दोषों का विवेचन करके उसके संबंध में सही निर्णय करना मूल्यांकन कहलाता है। यानी कोई भी विषय हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, उसके गुण या दोषों का विवेचन करके संबंध में सही निर्णय करना ही क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। और जो मूल्यांकन होता है यह मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। इसी के अंतर्गत आता है CCE यानी कंटिन्यू, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, कंटिन्यूअस, कॉम्प्रिहेंसिव और इवैल्यूएशन यानी CCE, सतत व्यापक मूल्यांकन। अब इसके बारे में देखते हैं। जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है यानी CCE, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसमें मूल्यांकन के शैक्षिक गैर शैक्षिक दोनों पहलू शामिल होते हैं और जो शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए हो पर जोर देती है। ये जो CCE है अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी पढ़ते पढ़ते जो है एक दूसरे के बातों को समझना,
पढ़ते पढ़ते ये जानकारी कर लेना कि बच्चा समझ पा रहा कि नहीं, या जो मैं बातें बता रहा हूँ वो समझ पा रहा कि नहीं, या कितना समझा। यही क्या है, CCE यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन। कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है, तो ये दो प्रकार के, एक स्कॉलस्टिक, एक को स्कॉलस्टिक, यानी एकेडमिक में विद्यालय और नॉन एकेडमिक जैसे खेल कूद स्पोर्ट्स में बच्चा किस प्रकार से जो है सीख रहा है, समझ रहा है, ये जो है को स्कॉलस्टिक यानी नॉन एकेडमिक होता है। और ऑल ओवर जो विकास होता है स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक दोनों से होता है, मेंटल, फिजिकल, सोशल सभी। आगे है आकलन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाना, ये 100% श्योरली आता है प्रश्न में। आकलन एवं मूल्यांकन। मूल्यांकन पठन पाठन पाठन प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की क्षमता, अनुभूति तथा अधिगम का मापन करना होता है। मूल्यांकन के द्वारा तीनों पक्षों यानी ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक के उद्देश्यों का मापन किया जाता है। यानी जो टारगेट है, जो पढ़ाया जा रहा है, वो कितना समझ में बच्चों को आया या कहाँ पे दिक्कत हो रही है, ज्ञानात्मक विकास हुआ कि नहीं, भावात्मक विकास यानी सही समय पर सही मात्रा में सही व्यक्ति पर सही से गुस्सा करना क्या है, भावात्मक होता है। क्रियात्मक, ये सभी का विकास का जो है आकलन करना, मापन करना क्या कहलाता है, मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन में गुणात्मक तथा परिणामात्मक दोनों ही प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं, ये चीज ध्यान रखना। मूल्यांकन में क्या होता है, गुणात्मक और परिमाणात्मक जो है दोनों प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए की जाती है, अर्थात आकलन मूल्यांकन के दौरान होने वाली प्रक्रिया है। आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है और मूल्यांकन एक प्रक्रिया जो है व्यापक प्रक्रिया है, यानी मूल्यांकन पापा है और आकलन जो है उसका बेटा है। मूल्यांकन का अर्थ है मूल्य का अंकन करना, अर्थात किसी वस्तु का मूल्य जो है निर्धारित करना मूल्यांकन कहलाता है। और आकलन के बाद ही जो क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। अब देखेंगे मूल्यांकन की विशेषताएं, इसको जरूर रट लेना। पहली क्या विशेषता होती है, वैधता यानी वैलिडिटी। वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करे जिसके बारे में वह जानना चाहता है, यानी जिसके बारे में वह जानना चाहे वही मूल्यांकन करे, तो ये क्या है, वैध मूल्यांकन होता है। एक होता है विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी। विभिन्न परंतु एक जैसी परिस्थितियों में किसी प्रश्न, परीक्षण या परीक्षा का उत्तर जो पूर्णतः एक ही प्रकार का होगा, तो ऐसा मापन विश्वसनीयता कहलाता है। यानी किसी भी प्रश्न में जो परीक्षण हो या परीक्षा का उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का हो, यानी हम 50 अंक का करवाना चाह रहे हैं, 50 अंक ही है उसका, तो यही क्या है, विश्वसनीयता। यानी हम जैसा सोच रहे हैं, जैसा चाह के पेपर ले रहे वैसा ही अगर हमें प्राप्त होता है तो विश्वसनीयता कहलाती है। एक होता है व्यवहारिकता यानी प्रैक्टिकली। मूल्यांकन की प्रक्रिया लागत, समय और प्रयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यवहारिक और कुशल होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, यानी जिस मूल्यांकन में एक ही उत्तर हो और परीक्षक का प्रभाव ना पड़े। जैसे बहुविकल्पी प्रश्न है तो परीक्षक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर निबंध वगैरह है तो परीक्षक अपने हिसाब से देगा, क्योंकि सब लोग अपना अलग अलग लिखेंगे। निबंध में कोई रूल, कोई सिद्धांत नहीं होता है, जबकि बहुविकल्पी में जो सही है वो सही है। और व्यापकता भी इसमें पाई जाती है, यानी इसमें सारे गुणों का मापन होता है। यानी 4 ऑप्शन जो रहते हैं बहुविकल्पी में, चारों ऑप्शन में एक उत्तर देने पर यह पता चलता है कि इसको तीनों के बारे में पता है, ऐसा जो है होता है, व्यापकता का पता चलता है। आगे देखेंगे निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, यानी डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगाना।
ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इसको ज़्यादातर इस सिद्धांत को ना देख करके जो हम कहानी सुना रहे हैं उसको समझना आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर तुम किसी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने, ऐसा तो है नहीं पहले ही सुई लगा देगा फिर बोलेगा, पूछेगा बेटा बताओ क्या हुआ, बुखार है, जुखाम, कहाँ, क्या चीज़, ऐसा तो है नहीं। डॉक्टर पहले जाओगे, डॉक्टर पूछेगा क्या हुआ है, फिर बुखार को नापेगा, देखेगा क्या चीज़ है, तब वो इलाज करता है। वैसे ही निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण होते हैं। एक होता है निदानात्मक शिक्षण यानी डायग्नोस्टिक टीचिंग। निदान का अर्थ होता है कारण जानना, यानी इसमें बच्चे की असफलता, कमियों, कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। यानी बच्चा अगर टीचिंग यानी शिक्षण कार्य हो रहा है, बच्चा किसी चीज़ को नहीं सीख पा रहा है तो उसके कारण को जानना, ये क्यों नहीं सीख पा रहा है, क्यों इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, या क्लास में मौजूद है कि नहीं, कि मौजूद है लेकिन दिमाग कहीं और है, या कोई से दोस्त यार परेशान कर रहे हैं, या इसको ये चीज़ समझ में नहीं आती है। तो इन सभी के यानी कारण का जानकारी लेना ही क्या कहलाता है, निदानात्मक शिक्षण यानी डायग्नोस्टिक टीचिंग कहलाता है। और जब एक कारण का पता चल जाता है उसके बाद होता है उपचारात्मक शिक्षण यानी रिमेडियल टीचिंग। यानी जब डॉक्टर को पता चल जाता है कि इसको बुखार है, बुखार नाप लेता है, तब सुई दवाई या जो दवा देता है। इसी प्रकार उपचारात्मक शिक्षण में जब निदानात्मक शिक्षण यानी कारण को जान लिया जाता है तब उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। इसमें बच्चों की कमियों का पता लगाने के बाद उनका समाधान करना या फिर दोबारा से शिक्षण करवाना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। अब जैसे बच्चा नहीं समझ पा रहा है, क्यों नहीं समझ पा रहा है, तो इस कारण को जब जान लेना उसके बाद आता है क्या, उपचारात्मक शिक्षण। तो ये सेशन आशा है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और इसको अपने यार दोस्तों के भी पास भेजें ताकि वो भी जो है सीटेट में एक अच्छा नंबर जो है ला सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।